जी अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान का हिस्सा बनना जा रहा है। मैं आपको थोड़ी सी बांग्लादेश की हिस्ट्री बताऊंगा, 1971 की जंग का बैकग्राउंड भी बताऊंगा, मगर उससे पहले आप ये क्लिप मुलाहिजा फरमाइए। देश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, दोस्तों, 1971 से पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो था वो बांग्लादेश था। बांग्लादेश या बंगाली शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बहन भाई हैं। हमने कभी भी इनको अपने बहन भाइयों से या पाकिस्तानियों से अलग ट्रीट नहीं किया। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का एक और बड़ा सूबा तोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, जिसका नाम है बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में एक औरत सिंपैथी लेने के लिए निकलती है, जिसका नाम डॉक्टर मारंग बलोच है, मगर साथ ही वो कुछ फोर्सेस को भी एक्टिव कर देती है। जैसे कि उसका बाप था बीएलए का एक जाना माना दहशतगर्द था, तो बीएलए को एक्टिव कर देते हैं। अब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि बीएलए एफसी की फोर्सेस पहन के वहां पे लोगों की गर्दनें उड़ा देता है, पाकिस्तानियों पे जुल्म करते हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की वर्दियां पहन के। ऐसे ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौजों की वर्दियां पहन के बंगालियों पे, मासूम बंगालियों पे जुल्म किया जाता है, मगर वो पाकिस्तान फोर्सेस के बंदे थे ही नहीं जिन्होंने जुल्म किए। ये साथ साथ आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ कि मेन चीज क्या थी जनाब। बांग्लादेश 1100 माइल्स दूर था पाकिस्तान से। जो अभी का पाकिस्तान है उससे 1100 माइल्स दूर रखा गया बांग्लादेश को, जिसके अंदर 1100 माइल्स की इंडियन टेरिटरी आती है, जो कि किलोमीटर्स में जनाब बनते हैं 1800 किलोमीटर। 1800 किलोमीटर की एक हिंदुस्तानी टेरिटरी थी मिडल में, जिसको क्रॉस करके बांग्लादेश आता था। मार्च 1971 में जो हमारा ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, वो अलहदा होता है। शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो उसके बानी बने। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 17 मार्च 1920 में पैदा होते हैं और 15 अगस्त 1975 में वो टपक जाते हैं। टपक जाते हैं क्यों बोला है? क्योंकि थोड़ा इंडियन लोगों को भी साथ साथ मस्ती करने दो। वो भी जो है हमारे वीलॉग्स देखते होते हैं टिकटॉक पे, तो हमें बहुत ज़्यादा देखते हैं। अब यूट्यूब पे भी देखना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, अब शेख मुजीबुर रहमान के आगे कुछ औलाद थी, उनमें मैं आपको बता देता हूँ। शेख हसीना वाजिद, ठीक है, जो कि 28 सितंबर 1947 को पैदा होती हैं। इनकी मैं डेट ऑफ बर्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनका बड़ा किरदार है आगे। उसके बाद बेटा था शेख कमाल, शेख रुसैल, शेख रेहाना, शेख जमाल। ये जनाब मुजीबुर रहमान साहब की संतान थी आगे से। इनका मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश जो था वो टूटा कैसे। अच्छा जी, बांग्लादेश में मुक्ति बानी नाम की एक फोर्स आती है, जो कि क्रिएटेड बाय इंडिया थी। हिंदुस्तान ने ये एक फोर्स क्रिएट की थी, जैसे बीएलए पाकिस्तान में क्रिएट की है बलोचिस्तान को तोड़ने के लिए, जो कि एफसी की वर्दियां पहन के कत्लेआम कर रही है। वैसे ही बांग्लादेश में मुक्ति बानी नाम की एक फोर्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, जिसको आप लोग गुरिल्ला रेसिस्टेंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, बंगाल गुरिल्ला रेसिस्टेंस। ठीक है, ये एक फोर्स तैयार की गई थी, जिनके हाथों में हथियार दिए गए थे जदीद टेक्नोलॉजी के, जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी, जिनको पाकिस्तान फौज की वर्दियां भी प्रोवाइड की गई थी, और बड़ा एक सिस्टम वहां पे क्रिएट कर दिया गया था। जब ये एक सिस्टम क्रिएट हो जाता है ना उधर, तो उसके बाद क्या सीन होता है? उसके बाद ये सीन भाईजान होता है कि पाकिस्तान की फौजें मजबूरन हमें बांग्लादेश में उतारनी पड़ती हैं ये सिस्टम खत्म करने के लिए। मगर ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था। एक मूवमेंट चल जाती है और काफ़ी सारे लोग उसमें एंटर होने लग जाते हैं, क्योंकि एक तरफ ये लोग पाकिस्तान फौज की वर्दी पहन के गरीब भोले बाले बंगाली बहन भाइयों पे जुल्म करते थे, और दूसरी तरफ यही लोग उनके खिलाफ भी लड़ते थे कि एक ही ग्रुप था और वो किस तरीके से खेल रहा था अवाम के जज्बात के साथ। शुक्र है 1971 में खेला हुआ जो खेल था 2024 में सामने आ जाता है। बंगालियों को पता चलता है कि हमारे साथ एक्चुअली धोखा क्या हुआ, किस तरीके से हमें भोले बाले बंगालियों को भड़काया गया और हमें अपने ही वतन के खिलाफ खड़ा कर दिया गया और हमें अपना ही वतन तोड़ना पड़ा। हमारी जब फौज 1971 में उधर उतारी जाती है, ऑब्वियसली हम हिंदुस्तान की टेरिटरी क्रॉस करते हुए जाते हैं। वहां पे जाते हैं 93,000 हमारे फौजी थे। आगे क्या हमारे साथ सीन होता है? जब हमारी फौज उधर पहुंच जाती है तो जनाब इधर से हिंदुस्तान जंग लगा देता है हमारे साथ।
एक सिस्टम खड़ा कर देता है कि अब यहाँ से जो हमारा पाकिस्तान का हिस्सा अब हमारे पास है, उधर से जनाब हम लोग बांग्लादेश वाली साइड पे नहीं जा पाएंगे, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान में मतलब कि पाकिस्तान से ना तो कोई इंसान जाएगा, ना अनाज जाएगा, और ना ही हमारी फौज का कोई बंदा, एयर फोर्स होगी या ग्राउंड पे ऑपरेशन करने वाली फोर्सेस होगी, हमारी कोई बंदा दाखिल नहीं हो पाएगा। इस हद तक हमारे साथ एक खेल खेला जाता है कि 93,000 फौजियों को फंसा लिया जाता है। अब अगर हम वहां पे मदद करने जाते अपनी फौज की, तो ऑब्वियसली हमें हिंदुस्तान से लड़ते हुए जाना था, और अगर हम हिंदुस्तान से लड़ते हुए जाते तो हमारे पास उस टाइम पे इतनी फौज थी नहीं, वहां पहुंचाते पहुंचाते हमने अपनी आधी से ज्यादा फौज शहीद करवा देनी थी, तो फिर वहां पे ऑप्शन कोई नहीं था। अब वहां पे क्या सीन होता है, सीज फायर। सीज फायर की एक ऑप्शन निकलती है कि जनाब सीज फायर कर दो, ना हम गोली चलाएंगे ना हिंदुस्तान की फौज गोली चलाएगी। जब सीज फायर का सीन किया जाता है, माहिदा सीज फायर पे किया जाता है, अक़वाम मुत्तहिदा एंटर होता है बीच में, इंटरनेशनल पावर्स एंटर होती हैं और सीज फायर पे एक बात ला के ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था जनाब, ना तो उस टाइम पे इंटरनेट, ना कुछ ना काच, वो डिफरेंट सिस्टम था रिपोर्टें पहुंचाने का, सारा सिस्टम सेटअप एक और था। हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लोग सरेंडर कह देंगे वहां पे। बात सीज फायर की हुई, इन्होंने सरेंडर की ऑप्शन दे दी वहां पे कि जनाब सरेंडर की ऑर्डर आ गया आपको पाकिस्तान से कि आप सरेंडर कर दो। जबकि ना तो हमारे किसी जर्नैल ने कहा था तब सरेंडर करो, ना ही किसी और ने, ना ही किसी सियासतदान ने, किसी ने भी नहीं कहा था कि सरेंडर कर दिया जाए। खैर सरेंडर करवा लिया जाता है। सरेंडर करवाने के बाद ऑब्वियसली जो सिस्टम्स होते हैं वो दुनिया जानती है, कतर के कैदियों को किस तरीके से ट्रीट किया गया, उनको हिंदुस्तान ले गए, हिंदुस्तान की जेलों में रखा, टॉर्चर किया, आधे से ज़्यादा मार दिए, आधे से ज़्यादा मर गए। उसके बाद जो लाइक छांटी करके 5-10% फौजी बचे काफ़ी अरसे के बाद, उनको वापस उनके घरों में पाकिस्तान भेजा गया। जब उन्हें वापस भेजा गया उनके ज़हनी तवाज़न भी ठीक नहीं थे, ना वो सही से चल पाते थे, ना बोल पाते थे, ना ही देख पाते थे। उनको इस तरीके से टॉर्चर किया गया, जबकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बंगाली बहन भाइयों को बचाने के लिए वहाँ गए थे। ये मुक्ति बानी से ये जो एक फोर्स तैयार की गई थी हिंदुस्तान द्वारा। अब जनाब क्या सीन होता है, बांग्लादेश में जब से इनकी सेपरेशन हुई है, ये हिंदुस्तान के हाथों ऑक्यूपाइड रहा इनडायरेक्टली। ठीक है, जो भी प्राइम मिनिस्टर आता रहा वो हिंदुस्तान ही लाता था, हिंदुस्तान ही उसको भगाता था वहां से। अब जनाब ये जो हसीना वाजिद है, शेख हसीना वाजिद, जो कि बांग्लादेश पे काफ़ी अरसे से काबिज हैं, कब्जा है इन लोगों का। मेरे ख्याल से इनकी 4थी या 5वीं हुकूमत चल रही है अभी बांग्लादेश में, आई थिंक 4थी हुकूमत चल रही है। अब बंगालियों को पता चला है कि भाई ये तो हमारा सारा पैसा खा रही है। उसके चपड़ासी के अकाउंट से, आप लोगों को मैं भी याद हो मकसूद पर चपड़ासी का एक सीन था जिसके अकाउंट से कुछ 400 समथिंग करोड़ पाया गया था। ऐसे ही हसीना वाजिद के चपड़ासी के अकाउंट से 450 करोड़ बंगाली करेंसी का पाया जाता है। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में टका क्योंकि हमसे अब ऊपर चला गया, तो वो तकरीबन कल लाइक 650-700 करोड़ के करीब लगभग वो अमाउंट बनती है जो उनके चपड़ासी के अकाउंट में पाया जाता है। उसके बाद जब छांटी की जाती है तो पता चलता है भाई उसके तो हर बंदे के अकाउंट में 4-4, 5-5, 600 करोड़ रुपया ऐसे ही फिर रहा है। और वो जो लोग हैं, कोई बेल बॉय है, कोई जनाब टी बॉय है, कोई ड्राइवर है, इनके अकाउंटों में 8-8, 900 करोड़ रुपया जनाब हसीना वाजिद साहबा ने रखा हुआ है। और बांग्लादेश की अवाम ऑब्वियसली अब जाग गई है, सोशल मीडिया का दौर है, ये कोई लाइक वो दौर तो नहीं है। मैं फिर से ये वीडियो प्ले करता हूँ, सुने दोबारा सुने, आप में भी वीलॉग में भूल जाए वीडियो, दोबारा सुने। तो बांग्लादेश में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी लगते हैं एवरीडे। उनकी जो रैलियां निकलती हैं ना, वहां पे भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद था, मेरा पाकिस्तान जिंदाबाद है, और ता क़यामत ये वतन जिंदाबाद ही रहेगा। इसको गिराने के लिए बड़े लोगों ने साजिशें की, बैरूनी साजिशें होती हैं, अंदरूनी साजिशें होती हैं, कोई फितने प्लांट कर दिए जाते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं। मगर अल्लाह ताला का रहमो करम इस वतन पे देखो कि ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनता है। उसके बाद लैलातुल कदर की रात को माशाल्लाह हमें हमारे वतन की चाबियां मिलती है कि भाई ताला खोलो राजो। ठीक है, उसके बाद इस वतन में अल्लाह ताला के कुदरत के तमाम खजाने पाए जाते हैं। अब उन खजानों के बारे में हम किसी और वीलॉग में जरूर बात करेंगे कि किस किस किस्म के खजाने पाए जाते हैं और वहां से मैं क्यों नहीं निकाले जाने दे रहे, हम रिसर्च भी नहीं कर पा रहे। जब हमारे जाते हैं इंजीनियर्स, उनकी गर्दनें काट दी जाती हैं और बड़े सिस्टम किए जाते हैं। वही दो कौमी नजरिया अपने कौम के नाम पे, कल्चर के नाम पे भड़काया जाता है और सिस्टम्स गर्म किए हुए हैं पाकिस्तान के लिए। इस टाइम पे पाकिस्तान में वो हालात हैं कि ऑनेस्टली अगर अभी हम लोग अपने अकल का तकाजा घर पे रख के इसको सोचे ना, तो पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो जाएगा।
लाइक अगर हम कोई डायरेक्ट ऑपरेशंस कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मुल्क तबाह हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ रहा है, फूंक फूंक के कदम रखने पड़ रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश, आप लोगों को एक और बात बता देता हूं जाते जाते कि जल्दी दोबारा ईस्ट पाकिस्तान बन जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है यार ये। 5 सूबे हैं पाकिस्तान के, पंजाब है, केपी है, बलोचिस्तान है, सिंध है और बांग्लादेश है। ये नहीं सोचना कि बांग्लादेश हमारा सूबा नहीं है, ये हमारे वही मुसलमान बहन भाई हैं ना जिन्होंने हमारे साथ मिलके आज़ादी की जंग लड़ी थी। ये वही हमारे बहन भाई हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है पाकिस्तान बनाने के लिए। तो हम कभी भी इनकी कुर्बानियों को ज़ाया नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान में एंटर होने जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में एक आज़ादी की आग उठ गई है अब कि अब हम हिंदुओं की गुलामी नहीं करेंगे, अब हिंदुस्तान की गुलामी बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें हमारा वतन पाकिस्तान वापस चाहिए, हमें दोबारा पाकिस्तानी नेशनल होना है और पाकिस्तान जिंदाबाद है। क्यों? क्योंकि बंगालियों के आगे 1971 की हिस्ट्री खुल गई है। हमारी पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी आंखें ओबियसली फिलहाल बंद हैं, सोच नहीं रहे सीधे तरीके से। ओबियसली मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि मुल्की हालात को देखते हुए अवाम की सोच बंद हुई है। इधर बिजली के बिल किस तरीके से आ रहे हैं, महंगाई कैसे बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। उसके पीछे ओबियसली इंटरनेशनल ताकतें हैं जो कि पाकिस्तान को कभी भी स्टेबल नहीं होने देंगी। क्योंकि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र आ जाता है ना पाक के नाम पे, पाकिस्तान के नाम के साथ जब आपका कलमा जुड़ा हुआ है, ये इंटरनेशनल ताकतों की कांपे टांगती हैं सुन के कि जिस दिन इस कौम ने इस वतन अजीज का असल मकसद, असल मतलब समझ लिया कि ये वतन क्यों बना, इसकी रीजन क्या है, इंशाल्लाह ये दुनिया पे हुकूमत करेंगे और ये अनकरीब होने वाला है। हमारे 5वें सूबे को आ जाने दो हमारे साथ, बांग्लादेश को, और उसके बाद इंशाल्लाह हम आप सब से डील करेंगे। बेफिक्र हो जाओ, जो जो तुम लोगों ने तोड़ा है वो सब वापस आएगा। बंगाल की अवाम अब हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको हकायक का पता चल गया, कैसे तोड़ा, किसने तोड़ा, कैसे लाइक हमारी फौज को सरेंडर करना पड़ा वहां पे, किस तरीके से हमें बेसिकली घेर लिया था वहां पे। अगर वहां पे सरेंडर ना होता तो और कुछ हो जाना था, मगर ऑब्वियसली हमें अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, माओ को भी बचाना था बांग्लादेश में मुक्ति बानी की फोर्सेस से और हिंदुस्तान की फोर्सेस से। वो बचाते हुए हमारे 93,000 फौजियों ने कुर्बानी दी और वो कभी जाया नहीं जाएगी। जाते जाते कहेगा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद।